यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में आत्ममंथन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से इस तरह के जो रिजल्ट आए हैं और जनता का जो फैसला है उसे मानना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आत्ममंथन और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो बीजेपी में कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने वाली बीजेपी उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को नकारा है। और जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कोई खामियां तो ज़रूर हैं। आखिर वजह क्या है कि बीजेपी को इस तरह से जनता ने नकारा है? हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी के उत्तर मुंबई के सेक्रेटरी शमीम रेडियोवाला, उनसे जानते हैं। शमीम साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उपचुनाव की दोनों सीटें जो है बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं, क्या मानते हैं? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास होने की वजह से इस तरह से जो जनता ने नकारा है। देखिए, अभी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने जो कहा है ओवर कॉन्फिडेंस, ये बात तो सच है कि थोड़ा हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए थे। और साथ ही साथ हमारे जो आप देखोगे हमारे जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमेशा यही कहा है कि हमको ज़मीन स्तर से काम करना चाहिए, बगैर ओवर कॉन्फिडेंस के काम करना चाहिए। हर सीट पे, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में हमको जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात एक ये भी है कि आप अगर देखोगे तो जो बुआ और भतीजे का जो एक मिलन हुआ है उसका इम्पैक्ट भी हमको काफ़ी पड़ा है। वो तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि एसपी और बीएसपी के जो वहाँ पर एक होकर उन लोगों ने जो चुनाव लड़ा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन ये उपचुनाव में जीत जो है ये ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 2019 में ये रिज़ल्ट जो है वो पूरा अलग आएगा और हम वापस से जितनी सीट वहाँ पर जीते थे उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी पड़े इस उपचुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए ऐसा है ना कि स्थानीय मुद्दे जो है आज जो योगी आदित्यनाथ जी उधर कर रहे हैं, जो कई सालों से वहाँ पर जो चीज़ें नहीं हुई थी उसके ऊपर भी काफ़ी गौर किया है। आपको पता होगा लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ पर किस तरह से है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है, हर एक महिलाओं को सुरक्षा नहीं है वहाँ पर, बच्चों की सुरक्षा नहीं है वहाँ पर। तो जिस तरह से ये सब प्रॉब्लम्स जो थे और लॉ एंड ऑर्डर्स के वहाँ पर डेवलपमेंट्स के, तो इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, काम किया है। और ऐसा है कि जीत गए तो ठीक है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं एसपी और बीएसपी को। और हम इसके ऊपर फिर से विचार करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि 2019 के अंदर जो रिज़ल्ट हमारा जो 315 लास्ट टाइम पे आया था ऑल ओवर इंडिया का, इसके बाद ये बार हम सोचेंगे कि ये 350 के पार हो जाए, 350 के पार हो जाए। लेकिन क्या मानते हैं विकास का जो एजेंडा है, क्योंकि विकास के नाम का मुख्य मुद्दा बीजेपी के पास है, वही विकास का मुद्दा लेकर ही बीजेपी चुनाव में, क्या लगता है कि जनता का विकास का जो मुद्दा था जनता तक नहीं पहुंच पाया जिस तरह से ये रिजल्ट आया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है लोगों को। सिर्फ इसमें ये है कि अगर आप ये कहोगे तो अपोजिशन को सिर्फ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए कि विकास नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि विकास किस तरह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पर रास्ते के आप देखोगे, रोड का जो हाईवेज़ वगैरह जो है, हमारे महाराष्ट्र के जो अभी ये है मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, जो आज सेंटर में बैठे हैं रोड मिनिस्टर, आप देखोगे तो उन्होंने काम किया है। हर फील्ड के अंदर विकास हो रहा है, हर फील्ड में लोगों तक के हम पहुंच रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप इस तरह से अगर आप ये एमपी इलेक्शन उपचुनाव देख रहे हो तो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ मेघालय का, इसका उसमें हमको जीत मिली है। आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी। बिल्कुल, मेघालय में 2 सीट पर सरकार बनी है बीजेपी की। देखिए, ये तो मोहब्बत है लोगों की कि हम 2 सीट पे भी सरकार बना ले रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास कम सीट होने के बाद में अपोजिशन के लोगों के पास ज़्यादा सीट होने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। ये तो कहीं ना कहीं उनका जो एक ये कहेंगे आपके एक आलसीपना जो था वो लोगों को दिख रहा है। और आज भी आप देखोगे तो अगर आज बीएसपी एसपी अगर साथ में भी लड़ने के बाद भी अगर आप कांग्रेस की हालत देखोगे तो उनकी तो डिपॉजिट भी जब्त हो गई है वहाँ पर। 3 तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी अब चर्चा लगातार उसको लेकर गर्माती जा रही है। अब मस्जिदों में भी 3 तलाक के मुद्दे को उठाया जाएगा। मस्जिद के जो मौलवी होंगे, मौलाना होंगे, वो लोगों को तलाक के मायने बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए 3 तलाक के ऊपर तो मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 3 तलाक के लिए तो हमने जो कदम उठाया है, हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वो कोई गलत कदम नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये है कि 3 तलाक एक तो देना सबसे बड़ी बात हमारे इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है कि आप 3 तलाक दे ही नहीं सकते हो। दूसरा ये है कि शरीयत में जो ये व्हाट्सएप पे ऊपर और जो ये फेसबुक पे और फ़ोन पर जो ये 3 तलाक दी जाती थी और जिस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं इस्लाम के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारा इस्लाम जो है वो बहुत ही पाक साफ़ है और बहुत ही सीधा है। इसको हर तरह के लोगों ने, हर तरीके के लोगों ने इसको घुमा फिरा के पेश किया है। तो 3 तलाक का भी मुद्दा ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये कमेटी, हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इसमें कमेटी बना के सबकी सहमति करके, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सहमति करके, दूसरे सब अपोजिशन को साथ में लेकर हम इस मुद्दे के ऊपर जो है एकजुट होकर इस पर काम करना ज़रूरी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम नहीं चाहते कि ये 3 तलाक के मुद्दे में किसी पुरुष के ऊपर भी अत्याचार हो या किसी महिला पे भी अत्याचार हो। इस तरह का कोई ना कोई रास्ता निकालने की हमारी कोशिश है और हम इसके ऊपर पूरा उतरेंगे, हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह से मस्जिद में अब नमाज के बाद लोगों को 3 तलाक को लेकर जागरूकता करने की बात कही जा रही है, कितना सही मानते हैं मस्जिदों में नमाज के बाद इस तरह से तलाक को लेकर जागरूक करना? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो जुम्मा की नमाज़ होती है उससे पहले खुतबा होता है, खुतबा से पहले बयान होता है। तो बयान जो होता है हमारे उस इस्लाम के बारे में ही बयान होता है, हमारे हुजूर के बारे में बयान होता है, कुरान के बारे में बयान होता है, दुनिया की जो आज की तारीख में जो माहौल है उस बारे में बयान होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 तलाक के मुद्दे पे भी अगर वहाँ पर इमाम लोग अगर बयान करते हैं और हकीकत में शरीयत में 3 तलाक का मामला क्या है और इसको तलाक देने से क्या होता है और इसके भुगतान क्या होते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, अगर ये चीज़ के बारे में लोगों तक को मालूम पड़ता है और लोग जागरूक होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक मुद्दा ये भी है कि लगातार समीम रेडियो वाला शिक्षा को लेकर बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी ने कहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र शिक्षा में नंबर 1 पर होगा। तो क्या कहना चाहेंगे विनोद तावड़े के इस बयान से, और जिस तरह से मालोनी में शिक्षा को लेकर आपका जो अभियान है कितना अग्रसर है? देखिए महाराष्ट्र में शिक्षा 1 नंबर पर होगी, जो विनोद तावड़े जी ने कहा है उस पर वो खरा उतरेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ग्रॉस लेवल से काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता से मिलना, ये करना, अगर किसी का एक लेटर भी आता है स्कूल के प्रॉब्लम को लेके तो वो उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन रहा सवाल के जो आज स्कूल्स, जिस तरह से बीएमसी की स्कूल्स जो है जिनमें अभी काम नहीं हो रहा है या टीचर्स नहीं है, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर मुद्दा जो है ये महानगर पालिका और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में ये रह जाता है। तो उसके लिए हमको कदम उठाना है कि या तो इसको एक तरफ कर देना चाहिए कि पूरा स्टेट गवर्नमेंट देखे, क्योंकि कई स्कूल्स है, मराठी स्कूल्स ऐसी है, मैंने बता चुका हूँ आपको, म्यूनसिपैलिटी स्कूल जो है मराठी उर्दू स्कूल, जहाँ पर टीचर्स नहीं है। कहीं पर ऐसा है कि स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी गिर जाएंगी। और मैं तो मलाड मालोनी के अंदर 23 स्कूल्स ऐसी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इलीगल स्कूल्स है, जो कि 4 रूम लेकर स्कूल बनाया गया है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। और मुझे ये नहीं है कि वो स्कूल चला रहे, मैं उनके स्कूल चलाने पे खिलाफ़ नहीं हूँ या उनके तालीम देने पे खिलाफ़ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप उनको जो है प्रॉपर स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दीजिए, क्योंकि आज एक वहाँ पर स्कूल के अंदर 800-700 बच्चे पढ़ते हैं, आप फीस भी पूरी लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। और आप चैनल वाली बिल्डिंग बनाकर ग्राउंड+3 बनाकर आप स्कूल चला रहे हो, ऊपर वाला ना करे। अगर कल कुछ हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सीधा सीधा पब्लिक जो है वो सरकार के ऊपर ब्लेम डालेंगी कि सरकार सोई हुई थी, सरकार क्या कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए तकलीफ़ ये हो जाती है कि ये स्कूल वाले जो है अगर इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करो तो ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुला के मीटिंग लेते हैं, उनको भड़काते कि देखो ये तो हम पढ़ाई करा रहे और ये नेता लोग जो है स्कूल के खिलाफ़ जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई हो रही है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में पूरी फैसिलिटीज़ मिली जाए। बच्चों को तालीम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तालीम के साथ में जो दूसरी जो सब प्रैक्टिस होती है वो भी उनको होना चाहिए, गेम में भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह की सब चीज़ों की फैसिलिटी जब तक नहीं मिलेगी तो आप स्कूल सिर्फ पैसे कमाने के लिए चला रहे हो
तो आप पैसे तो कमा ही रहे हो, लेकिन उन बच्चों की जो तालीम के साथ साथ में जो उनको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो। समीम भाई, सवाल ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि शिक्षा जो है महाराष्ट्र की नंबर 1 होगी, लेकिन अगर आज हम देखें तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन हो गई है। प्राइवेट स्कूल और क्लासेज इतने हो चुके हैं कि लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुख करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम आज हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। लेकिन आज जिस तरीके से फीस और डोनेशन बढ़ गए हैं, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि मिडिल क्लास के लोग कहीं ना कहीं परेशान है कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएं। उसको लेकर क्या नहीं लगता कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल और क्लासेज पे लगाम लगानी चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इससे सहमत भी हूँ, लेकिन जहाँ तक के रहा सवाल फ़ीस का, तो फीस का तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो प्राइवेट चला रहे तो दे गॉट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और अगर वो प्राइवेट चला रहे और अगर जो पेरेंट्स अगर कैपेबल है और वो फीस भर रहे तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। और डोनेशन की बात तो ये है कि डोनेशन तो जो भी वो लेते हैं तो अंदर दी टेबल रहते हैं, तो ना उसकी कोई रिसीट मिलती है। मेरा सवाल वही है कि सरकार जहां दावे कर रही, तो क्या नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों पर रोकथाम लगानी चाहिए? लगानी चाहिए, और अगर हमको उसके ऊपर अगर कंप्लेंट आएंगी तो हम एक्शन लेंगे। अगर हमको कंप्लेंट ही नहीं आती है, हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई ये स्कूल डोनेशन ले रही है या प्रिंसिपल डोनेशन ले रहा है या ट्रस्टी अंदर से पैसा ले रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन उसका कहीं ना कहीं कारण समीम भाई ये भी है कि आज अगर हम बात करें तो जो आप बीएमसी स्कूलों की खस्ता हालत देख लीजिए, उर्दू स्कूल हो चाहे मराठी स्कूल हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आज वहाँ पर अभिभावक अपना बच्चा पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? कभी इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। नहीं, इसके ऊपर तो विचार विमर्श चल रहा है और हम चाह भी रहे कि मराठी स्कूल, म्यूनसिपलिटी स्कूल्स, उर्दू हो गई, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, इसको बहुत मजबूती से इसके ऊपर काम भी चल रहा है। हमारे विनोद तावड़े जी भी कर रहे हैं, और विनोद तावड़े जी का तो ये मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने शायद हर स्कूल्स में विज़िट भी किया है कि म्यूनसिपलिटी स्कूल्स को और कितना अच्छा बनाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, किस तरह से इसके अंदर फैसिलिटीज़ दी जाए। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि काम तो हो रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। खाली मोबाइल और टैब बेचने से लोगों के काम नहीं होते हैं। आप टैब तो दे दिए, लेकिन बच्चों को टैब चलाना सिखाएगा कौन? आप ये भी तो सोचिए। तो इस तरह के काम करने से अगर आप टैब दो दोगे और कहोगे कि हम स्कूल के म्यूनसिपलिटी स्कूल के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ टैब देने से कुछ होता नहीं है। तालीम होती है, आप टैब से दो या बुक से दो, लेकिन जो टीचर्स की फैसिलिटीज़ और ये सब जो होना चाहिए वो तो आपका बीएमसी के महानगर पालिका की अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ कि आज 70% स्कूल जो महानगर पालिका के अंडर में है वो सब बंद पड़ी हुई है। अगर मालोनी की बात करें, जहां आप रहते हो, आपका ऑफिस है, जहां आपका अगर हम बात करें तो लगातार आप यहां पर समाज सेवा कर रहे हो लोगों के लिए, ऐसे में मालोनी के स्कूलों को किस तरह से विजिट हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, मालोनी के स्कूल्स के ऊपर विजिट भी हुई है, प्लस मैंने जो लेटर लिखा था उसके बाद में हमारे विनोद तावड़े जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लेटर का मुझे जवाब भी दिया है और इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स को लेटर भी दिया है, और उन्होंने इसके लिए जो भी ठोस कदम उठाने चाहिए उसका मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ की म्यूनसिपलिटी स्कूल्स के अंदर जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको पूरा करके उसको जल्द से जल्द अच्छा करके तालीम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समीम रेडियोवाला जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि शिक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में शायद अभिभावकों को जो समस्याएं आती हैं फीस और डोनेशन को लेकर, अगर शायद गवर्नमेंट स्कूल अच्छे तरीके से चलाए जाएंगे और सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी छात्रों को, तो शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और जो इंग्लिश मीडियम की तरफ रुख हो रहा है, तो शायद वो जो है हिंदी और मराठी स्कूलों की तरफ भी रुख हो सकता है। लेकिन अभिभावक के मन में हमेशा ये होता है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, अच्छे से अगर उसको शिक्षित किया जाए तो समाज का जो है एक अलग तस्वीर होती, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।